वेलकम अगेन व्यूवर्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सोशियोलॉजी का जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, उसके अंदर हम सोशल रिसोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल पढ़ चुके हैं और सोशल इनइक्वालिटी कैसी होती है, किस वजह से होती है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और किस टाइप से वो हम जनरेट करते हैं सोसाइटी के अंदर। ये सारा टॉपिक हम डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ के अंदर। आप वीडियो को चैनल पर देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सोशल स्ट्राटिफिकेशन। ये हमारा आज का टॉपिक है वीडियो के अंदर, सोशल स्ट्राटिफिकेशन। अब सोशल स्ट्राटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसका बेसिक सेंस में देखते हैं कि जब भी हमारी सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट लेयर्स के अंदर, आप कैसे डिवाइड करते हो कि जब सोसाइटी का कोई एक ग्रुप अपने आप को दूसरे से मानता है कि हमारा ग्रुप सुपीरियर है और दूसरे ग्रुप को वो मानते हैं कि ये लोग इन्फीरियर हैं। उनके अंदर एक फीलिंग है कि हम इनसे बेटर हैं और ये लोग इन्फीरियर हैं, घटिया हैं। तो जब सोसाइटी को हम सुपीरियर और इन्फीरियर के बेस पर डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, इस कंसेप्ट का नाम है सोशल स्ट्राटिफिकेशन। द सोसाइटी इज डिवाइडेड into the different layer on the base of superiority और inferiority। ये लोग अपने आप को superior और ये लोग अपने आप को inferior। तो हमने सोसाइटी को दो लेयर में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप अपने आप को superior बोलता है, वो दूसरे को क्या मानता है, inferior। सो इस टाइप से जब हम सोसाइटी को डिफरेंट लेंस के ज़रिए देखते हैं या समझते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं सोशल स्ट्राटिफिकेशन। जैसे आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि जो सोशल स्ट्राटिफिकेशन ये एक फिनोमिना है जो समाज के अंदर रेगुलर होता है, जिसमें सोसाइटी को हम डिवाइड करते हैं लेयर्स के अंदर, और उसको डिवाइड करने का जो बेस है मेनली वो है सुपीरियरिटी और दूसरा बेस है इन्फीरियरिटी। तो ये आप इसकी डेफिनेशन है जो वो लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करके लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो सोशल स्ट्राटिफिकेशन इज दी डिफरेंट रैंकिंग। रैंक दे दिया, एक हायर रैंक पर है और एक लो रैंक पर है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे पास ब्राह्मण है जो उसको हाई रैंक दिया गया था और जो आपके शूद्रस थे उनको दिया गया था ये लो रैंक। तो इसको हमने यहाँ पर सुपीरियरिटी दे दी और सोसाइटी ने इन लोगों को दे दी इन्फीरियरिटी। तो हमने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, एक सुपीरियर के बेस पर एक को बना दिया हमने इन्फीरियर। तो हमारे पास ये दो लेयर होगी। इसके अलावा हमारे पास क्षत्रिय हो गया या वैश्य हो गया। तो यहाँ पर रैंक दिया जा रहा है, इसका रैंक 1 हो गया, इसका रैंक 2 हो गया, इसका रैंक 3 हो गया, इसका रैंक 4 हो गया। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आ रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो सुपीरियर से इन्फीरियर की तरफ आ रहे हैं। अगर हम अपवर्ड चलते हैं तो इन्फीरियर से सुपीरियर की तरफ जा रहे हैं। तो रैंक के अकॉर्डिंग हमने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। अब इसमें यही बताया गया कि सोसाइटी को हम रैंक दे रहे हैं, और रैंक किसको दे रहे हैं, ह्यूमन ग्रुप्स को। जैसे ये एक ह्यूमन का ग्रुप है, ये भी एक ह्यूमन है तो ये सभी ह्यूमन है, लेकिन हमने इसको ग्रुप्स बना दिए और वो ग्रुप के अंदर हमने ये बोल दिया कि इसमें से जो कुछ ग्रुप हैं वो सुपीरियर हैं और जो कुछ ग्रुप हैं वो इन्फीरियर हैं। तो हमने सोसाइटी के अंदर रहने वाले ह्यूमंस के ग्रुप बनाए और उन ग्रुप्स को हमने रैंकिंग दी, और रैंकिंग में कुछ को हमने सुपीरियर का ग्रुप दे दिया और किसी को हमने नाम दिया गया कि ये लोग इन्फीरियर है। तो जब हम इस एंगल से समाज को देखते हैं तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम सोशल स्ट्राटिफिकेशन। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि जो हमारा समाज के अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ की लेयर्स बनाई हैं, इन्फीरियर और सुपीरियर की, इसके अंदर कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल का मतलब होता है बेसिकली सिद्धांत। तो जब भी हम सोसाइटी को डिफरेंट लेयर के अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो इसके पीछे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो वो काम करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल इसके अंदर काम करता है, उस प्रिंसिपल का नाम है कि ये नेचर में सोशल है। अब नेचर में सोशल होने का मतलब क्या है
कि जो ये समाज को हमने इन्फीरियर या सुपीरियर के बेस पर डिवाइड किया है, ये इसका नेचर सोशल है, ना कि बायोलॉजिकली है। हम ये नहीं कह सकते कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से हमने कुछ लोगों को इन्फीरियर बना दिया और कुछ लोगों को हमने सुपीरियर बना दिया। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल डिफरेंस थी, इसी की वजह से जो शूद्र हैं वो इन्फीरियर हैं और जो हमारे ब्राह्मण हैं वो सुपीरियर है। ऐसा नहीं था। ये कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से नहीं है। ये जबकि हमारी जो सोसाइटी है उसने ये खुद जनरेट किया है। इस स्ट्रैटिफिकेशन को बनाने के पीछे कोई बायोलॉजिकल बेस नहीं है, इसके पीछे हमारा सोसाइटी ही जिम्मेवार है। तो सोसाइटी ने खुद को दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया, ब्राह्मण जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे 4 ग्रुप हो गए। तो ये किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं बने हैं, इसको जनरेट करने में सोसाइटी का ही रोल है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ये स्ट्रैटिफिकेशन, जो लेयर्स बनाई गई हैं, इसका जो नेचर है वो सोशल है, क्योंकि ये सोसाइटी ने ही बनाया है, इट इज़ नॉट बायोलॉजिकल। अगर आपसे पेपर में लिखा भी जाता है कि इसकी फीचर्स लिखो, तो आप फीचर्स में भी ये पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, सोशल है। अब सेकंड पॉइंट, ये जो कंसेप्ट है ये यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि जिसकी प्रेजेंस एग्जिस्ट करती है हर जगह। कोई भी चीज जिसकी प्रेजेंस हर जगह पर एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। कि हम ये नहीं कह सकते कि जो ये इन्फीरियर और सुपीरियर का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर ही है। ये दुनिया के ऑलमोस्ट हर देश के अंदर है। हाँ, उसका बेस अलग अलग हो सकता है। जैसे यूएसए की अगर एग्जांपल दें तो वहाँ पर ये इन्फीरियर और सुपीरियर का जो केस है वो रेशियल के बेस पर है। वहाँ पर जो ब्लैक पीपल हैं और जो वाइट पीपल है, तो वाइट अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और ये इनको क्या मानते हैं, इन्फीरियर। मतलब ये है इन्फीरियर नहीं है, बट वाइट पीपल इनको अपनी सेंस में क्या लेके चलते हैं, इन्फीरियर। तो वहाँ पर भी हमने 2 लेयर बना दी, लेकिन इसका बेस क्या है, रेशियल है, कलर के बेस पर है। अगर आप इंडिया की एग्जांपल लोगे तो इंडिया में हो सकता है कि ये कास्ट के बेस पर भी हो सकता है, रिलीजन के बेस पर भी हो सकता है। जैसे कास्ट की हमने एग्जांपल दी, ब्राह्मण और वैश्य शूद्र की, तो इंडिया के अंदर ऐसे लेयर बना दी, इसका बेस क्या तैयार हुआ, कास्ट हुआ। तो इंडिया की सेंस अलग है, यूएसए के अंदर सेंस अलग है, लेकिन बात यह कि ये लेयर्स दुनिया के हर देश में ही बनती हैं। कुछ देशों के अंदर क्रिश्चियन को अच्छा माना जाता है, लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं वो किसी अदर रिलीजन को अच्छा नहीं मानते। किसी कंट्री में मुस्लिम को अच्छा माना जाता है, लेकिन वो दूसरे को सुपीरियर नहीं मानते, वो इन्फीरियर मानते हैं। किसी देश में हिंदुओं को अच्छा मानते हैं, लेकिन वो दूसरे धर्मों को अच्छा नहीं मानते। तो ये इनके माइंड सेट हैं जो वो रिलीजन के बेस पर भी हो सकते हैं, कास्ट के बेस पर भी हो सकते हैं और रेशियल बेस पर भी हो सकते हैं। कुछ लोग तो फीमेल को भी अच्छा नहीं मानते, वो कहते हैं कि जो फीमेल है वो इन्फीरियर है और जो मेल है वो सुपीरियर है। तो यहाँ पर जेंडर के बेस पर भी वो इन्फीरियर सुपीरियर की बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल होने का मतलब है कि ये हर जगह पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनका बेस है जो वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। किसी देश में रेस के बेस पर हो सकता है, किसी कंट्री के अंदर कास्ट का बेस पर हो सकता है, किसी देश के अंदर जेंडर, रिलीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ के जो बेस है ना, उनके बेस पर लोग अपने आप को सुपीरियर और इन्फीरियर के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। इन्फीरियर वो इन्फीरियर है नहीं, लेकिन जो सुपीरियर है ना वो अपने आप को सुपीरियर बोलते हैं और वो दूसरों को क्या मानते हैं, इन्फीरियर। तो ये कंसेप्ट यूनिवर्सल है। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड हमारे पास प्रिंसिपल है उसका नाम है इट परसिस्ट ओवर जनरेशन। देखो, एक कंसेप्ट तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं वो 100% एक्सेप्टेबल नहीं होता। ये एक जनरल स्टडी है। जनरल मतलब होता है कि जैसे कोई भी मैंने आपको एक फैक्ट बताया सोसाइटी के बारे में, हो सकता है कि वो इंडिविजुअली 2 पर्सन के बीच में वो सेम ना हो, लेकिन जनरल टॉक का मतलब है कि वहां पर वो 60 या 70 या 80% लोगों में कॉमन है। तो ये जनरल स्टडी है। अब यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया ओवर जनरेशन। ओवर जनरेशन का मतलब है कि जो हमारी एक जनरेशन है इससे ये जो फीलिंग है वो सेकंड जनरेशन तक भी ट्रांसफर होती है। कई बार देखो, कुछ पेरेंट्स देखो सारे एक जैसे नहीं है, लेकिन
कुछ पेरेंट्स यही चीज़ें अपने बच्चों को भी बताते हैं कि आपने शूद्रों के बच्चों से दूर रहना है। तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होता है। कई बार पेरेंट्स खुद ही बोलते हैं कि बेटा हमारे धर्म के लोग इन धर्म के लोगों से दूर रहेंगे क्योंकि हम इनसे सुपीरियर और ये लोग घटिया हैं, आप इनके साथ नहीं खेलोगे। तो ये चीज़ें फिर धीरे धीरे बच्चों में भी ट्रांसफ़र होती हैं, और जो बच्चे हैं जब वो बड़े होते हैं तो वो अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आज की डेट के अंदर अगर हम एससी या एसटी या हम पुराने टाइम की बात करें शूद्रों की, तो इनके प्रति जो ब्राह्मणों का दृष्टिकोण है या जो उनको एटीट्यूड है वो इतना लंबा क्यों चला? क्योंकि ब्राह्मणों ने अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर इन चीज़ों को ट्रांसफ़र किया। उन बच्चों के माइंडसेट बचपन में ही कर दिए कि आपने इनके साथ कोऑपरेट नहीं करना। तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो सुपीरियर वाले हैं वो अपने बच्चों को बताते हैं ताकि उनके अंदर बचपन में ही एक माइंड सेट हो जाए कि जैसे उनके बड़े करते थे, इन्फीरियर मानते थे दूसरे को, तो ये भी इनके अंदर इन्फीरियर फीलिंग जो जनरेट की जाती है। ये जनरल टॉक है, इसको हम ये नहीं कहते कि 100% सारे ही पेरेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन एक जनरल टॉक है। क्योंकि सोसाइटी के अंदर जब भी हम स्टडी करते हैं, एक जनरल स्टडी करते हैं, तो ये हम देखते हैं कि जैसे ब्राह्मणों के बच्चे हैं तो वो अपनी जनरेशन के अंदर चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं अपनी ओल्ड जनरेशन से, या ओल्ड जनरेशन वाले नई जनरेशन के अंदर ये चीज़ें उनके माइंडसेट पहले ही कर देते हैं ताकि वो अपने आप को सुपीरियर की फीलिंग लेके चलते हैं और वो दूसरों के माइंडसेट को इनफीरियर समझते हैं। तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र भी होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल है, इट इज सपोर्टेड बाय बिलीफ और आइडियोलॉजी। कई बार होता है कि कुछ लोग इसको अपना एक विश्वास बना लेते हैं या उनके एक माइंड में आइडियोलॉजी भी बन जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को अपने कर्मा के ऊपर छोड़ देते हैं कि हमारी तो भगवान ने किस्मत ही ऐसी लिखी है। वो खुद को ही अपनी कर्म के बेस पर, अपने डीड्स के बेस पर अपने आप को पहले ही क्या मान के बैठे हैं कि हम तो इन्फीरियर ही हैं। उनके माइंडसेट पहले ही हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने चीज़ों को अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ दिया। जैसे आप 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ते हो, द लॉस्ट चाइल्ड, सॉरी लॉस्ट चाइल्ड नहीं, द लॉस्ट स्प्रिंग। उसके अंदर आपने देखा कि जो मुकेश की एक करेक्टर उसके अंदर है मुकेश, उसकी दादी क्या बोलती है स्टोरी के अंदर कि हम बैंगल मेकर की फैमिली में पैदा हुए हैं तो ये तो हमारे कर्म ही ऐसे हैं। तो वो अपने आप को पहले ही क्या मान के बैठे हैं, इन्फीरियर। उनका ये बिलीफ ही बन गया, तो बिलीफ की वजह से वो अपने आप को क्या मान लेते हैं, इन्फीरियर। अब जो शूद्रस हैं या जो ब्राह्मण है, इनका माइंडसेट कैसे हुआ, वेदों की वजह से हुआ। जैसे आपको पता है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ये कंसेप्ट जो आपका प्योरिटी एंड पोल्यूशन, प्योरिटी वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, ब्राह्मण के लिए वेदों में, और जो पोल्यूशन का कंसेप्ट है वो शूद्रस के लिए है। तो इन्होंने इस चीज़ के अंदर अपना बिलीव बना लिया। ब्राह्मण इसी कंसेप्ट की वजह से अपने आप को प्योर समझते हैं और वो दूसरों को क्या समझते हैं, पॉल्यूशन। तो उन्होंने इस वेद के अंदर अपना विश्वास किया। अगर वो वेदों के अंदर विश्वास ना करते तो शायद हो सकता है कि ये स्टार्टिफिकेशन ना होता। अगर ब्राह्मणों ने वेदों के अंदर विश्वास किया तभी उन्होंने इन लोगों को इन्फीरियर बोल दिया और वो खुद को क्या मान बैठे, सुपीरियर। तो जो हमारी रिलीजियस बुक है ना, ये हमारे अंदर एक बिलीफ जनरेट करती हैं या हमारे अंदर एक आइडियोलॉजी जनरेट करती हैं, और उस आइडियोलॉजी की वजह से हम दूसरों को क्या मानते हैं, इन्फीरियर। ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो बिलीफ है, ये लोगों को सपोर्ट देते हैं और वो सपोर्ट की वजह से वो अपने आप को इन्फीरियर और सुपीरियर के केस पर अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये सारे जो बिलीफ हैं, जो आइडियोलॉजी है, ये जनरेट होती हैं एक तो खुद की फीलिंग से, जैसे कि कर्मा, कि हमारी परमात्मा ने किस्मत ही ऐसी बनाई है, भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है, या हमारी जो रिलीजियस बुक्स हैं, या जो हमारे
प्रीचर्स हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, वो ये हमारे माइंड सेट करते हैं और वो हमारे अंदर इस चीज़ को एक बिलीफ में कन्वर्ट करते हैं, हमारे अंदर एक आइडियोलॉजी को कन्वर्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से सोसाइटी डिफरेंट जो लेयर्स हैं उसमें डिवाइड हो जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अंडरस्टैंड होगा। तो दीज आर दी 4 प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसके बाद हमारे पास नया कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट का नाम है प्रीजुडाइस। आपने 11th क्लास के अंदर भी इसको रीड किया है, तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है। प्री का मतलब होता है एडवांस, पहले ही, और जुडाइस का मतलब किसी व्यक्ति को जज कर लेना। मतलब आप किसी व्यक्ति से या उन लोगों को अभी मिले नहीं है, आपको उनके बारे में कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने उन लोगों के बारे में पहले ही एक माइंड में ओपिनियन सेट कर लिया, आइडिया सेट कर लिया कि लोग ऐसे होते हैं, जबकि आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो ऐसी आइडियोलॉजी जिसके अंदर लोग पहले ही ये मान चुके हैं, किसी व्यक्ति के बारे में एक आइडियाज जनरेट कर चुके हैं, जबकि उनके पास उस चीज की एक प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे, इट रेफर्स टू दी प्री कन्विंस्ड। कन्विंस्ड का मतलब है आप पहले ही मान चुके हो। और क्या चीज मान चुके हो? आपके माइंड के अंदर एक ओपिनियन आ चुका है, या आपका एक उन लोगों के प्रति एटीट्यूड है जो वो सेट हो चुका है। और किसके खिलाफ हो चुका है? अदर्स। अदर्स मतलब किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, और आपको उसके बारे में कोई भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आपने उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं, उन लोगों के बारे में कभी स्टडी नहीं किया, और हो सकता है कि आपके पास इस चीज का कोई एविडेंस भी नहीं है, प्रूफ भी नहीं है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन आपने अपना एक ओपिनियन उन लोगों के बारे में पहले ही सेट कर लिया। सो दैट इज नाउन एज प्रीजुडाइस। अब जो प्रीजुडाइस है इसकी हम फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स क्या है कि ये जो आपका कंसेप्ट है प्रीजुडाइस, पहली बात तो ये इमोशन से जुड़ा हुआ है, आपके जज्बातों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती और कोई चीज़ का हमारे पास एविडेंस नहीं होता, तो हम अपने इमोशंस से काम लेते हैं, और इमोशन के टाइम पर हम अपनी नॉलेज को इग्नोर करते हैं और एविडेंस को भी इग्नोर करते हैं, और हम इमोशंस के बेस पर चलते हैं। और इसके अलावा ये इरेशनल है। इरेशनल का मतलब कि आपने लॉजिक नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपने इसको स्टडी ही नहीं किया, आपने उनके प्रूफ्स को स्टडी नहीं किया, तो इसलिए ये चीज़ क्या होगी आपके लिए? इरेशनल होगी, जिसको हम हिंदी के अंदर असंगत भी बोलते हैं। आपने इसकी जजमेंट ही नहीं की, आपने पहले ही इमोशंस में आकर एक माइंड सेट कर लिया जिसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं था। तो पहली बात तो जो प्रीजुडाइस है वो इमोशनल भी होती है और इरेशनल भी होती है, दोनों होती है। सेकंड है कि आपके पास उस चीज के लिए कोई फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपकी अजम्पशन है, आप ऐसा मान चुके हैं अपने मन में बिना किसी फैक्ट के। आप अज्यूम कर चुके हो कि हाँ ऐसा होता है, मुझे भी लगता है ऐसा ही होता है। आपका एक एटीट्यूड है कि नहीं मैं तो इनके बारे में ऐसे ही सोचता हूँ, जबकि आपके पास उस चीज़ का कोई फैक्ट भी नहीं है। फैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में, आपने स्टडी नहीं किया। थर्ड है कि आप उसके अंदर किसी व्यक्ति को जज कर रहे हो, लेकिन वो जो जजमेंट है ना वो अनफेयर है। फेयर का मतलब क्या होता है? कि आपने उसको प्रॉपर स्टडी किया है, सही के साथ सही किया, गलत के साथ गलत किया है। लेकिन अनफेयर का मतलब कि आप एक ग्रुप के बारे में अच्छा सोच रहे हो, दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। अनफेयर जजमेंट है, क्योंकि आपने बिना एविडेंस और बिना नॉलेज से काम किया। तो ये आपकी जो जजमेंट है वो अनफेयर है, सही नहीं है। आप इसको सही नहीं बोल सकते। सही कब होगी? जब आप लोगों के बारे में स्टडी करोगे, उनके बारे में प्रॉपर उनसे डीलिंग करोगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन करोगे, एविडेंस कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, फैक्ट्स कलेक्ट करोगे, तब जाके वो आपकी जजमेंट है जो वो फेयर हो सकती है। अब बात है कि हमेशा ये नहीं है कि जो आपकी प्रीजुडाइस है वो नेगेटिव ही हो, कई बार ये पॉजिटिव भी होती है। तो ये जो आपकी जजमेंट है, प्रीजुडाइस है, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ब्राह्मण है,
वो अपने माइंड में मान चुके थे कि ये शूद्र क्या है, लो क्वालिटी के हैं, तो ये इनकी नेगेटिव जजमेंट है। लेकिन कई बार पॉजिटिव भी होती है। किसी बच्चे ने आपको क्लास के अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन किया, बातचीत अच्छी की, आप कहते हो कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो बहुत अच्छा बात करता है। हो सकता है कि वो एग्जाम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए, लेकिन आपने उसके बारे में पहले इसको देखकर उसका फेस देख लिया। आपने किसी पर्सन का फेस देखा, बच्चे का फेस देखा क्लास के अंदर, वो बड़ा शरीफ सा दिख रहा था, आपको लगा कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा होगा। लेकिन हो सकता है कि वो बच्चा आपके सामने एक आर्टिफिशियल बिहेवियर कर रहा हो और आपकी वो जजमेंट गलत होगी, क्योंकि आपने उसके पहले रिकॉर्ड नहीं चेक किए, आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं, आपने सिर्फ एक फेस देखकर उसके बारे में जज कर लिया। तो कई बार ये पॉजिटिव भी हो सकती है, कई बार ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये दोनों चीज होती है। पर अब बात है कि ये जो प्रीजुडाइस है उसका रीजन क्या है, हम ऐसा एटीट्यूड लेके क्यों आते हैं। तो इसका एक रीजन है सोशलाइजेशन। ऐसी नेगेटिव फीलिंग कैसे होती है, कई बार हमारी फैमिली हमारे माइंड सेट कर देती है। सोशलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, यही होता है कि एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन के अंदर चीजें ट्रांसफर होती हैं, जो लर्निंग होती है, दैट इज नाउन एज सोशलाइजेशन। आपकी फैमिली आपका माइंड सेट कर देगी कि बेटा नहीं, उन बच्चों से मत खेलना, वो ऐसे होते हैं। आपने उसको सेट कर लिया, जबकि आपको पता नहीं, उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जैसा किसी दूसरे ने गाइड किया आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसा भी होता है। कुछ होते हैं लोग स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप भी रीजन हो सकता है। या आपके पास हो सकता है कि एजुकेशन की कमी हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, अवेयरनेस नहीं है आपको, आप किसी चीज से अवेयर ही नहीं, आप उसको जानना ही नहीं चाहते। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इन वजह से हम अपना एक एटीट्यूड है जो वो जनरेट कर लेते हैं विदाउट प्रॉपर नॉलेज। या तो आपको किसी ने मिसगाइड किया है, या कुछ स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं, एजुकेशन की कमी हो सकती है, या अवेयरनेस की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपने एक अपने माइंड में एटीट्यूड सेट कर लिया। तो प्रीजुडाइस को अगर मैं एक लाइन में बोलूं, तो प्रीजुडाइस एक टाइप का आपका एटीट्यूड है। तो ये था आपका टॉपिक प्रीजुडाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं बात करूंगा स्टीरियोटाइप के ऊपर और उसके अलावा ट्राइबल पीपल के ऊपर। तो 2 टॉपिक या 3 टॉपिक हो सकता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही कवर करेंगे। तब तक आप इसको रीड कीजिए, नोट्स बनाइए, ताकि आप पेपर के अंदर एक अच्छा रिफ्लेक्ट कर सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू।